नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। हम लोग रोज़ आपके लिए न्यूज़पेपर की वीडियोस लेकर आया करते थे, बट अभी बीच में हमने स्टॉप कर दिया। एंड द रीज़न वाज़ दैट वी वर नॉट एबल टू सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ न्यूज़पेपर के कंटेंट में। बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट कि हम रोज़ ये अपलोड करें। सो फॉर देम हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे हमारे दूसरे चैनल स्टॉक बॉक्स मीडिया में। तो प्लीज़ आप उस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको दिख जाएगा, अभी कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, डिस्क्रिप्शन में भी है। उस चैनल पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ वहाँ पे हम लोग न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड करेंगे, न्यूज़पेपर वीडियोज़ भी डालेंगे। इस चैनल पर हम इसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं एंड बिकॉज़ देयर आर few people who want to watch this, so we will create it for them. So this is the last newspaper video जो मैं अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले वीडियो से और यह है गोल्ड इंपोर्ट्स के बारे में। अब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी-अच्छी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंड इसमें से एक है गोल्ड इंपोर्ट्स। 2000 स्पाइक आया है गोल्ड इंपोर्ट में, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया। तो अब डेफिसिट बढ़ने के 2 रीज़न होते हैं, या तो हमारे एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, राइट? या फिर प्रोडक्ट्स में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनली। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारा कुछ इंपोर्ट बहुत बढ़ गया हो, जैसे कि गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल। तो इंडियन मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया है, 41.68 बिलियन डॉलर्स हो गया है बिकॉज़ ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स। एंड यहाँ पे आउटबाउंड शिपमेंट्स जो है, ये भी इसमें भी शार्पेस्ट कंट्रैक्शन आया है। एक्सपोर्ट्स भी घट रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपोर्ट में प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट बहुत बढ़ गया ड्यू टू गोल्ड। एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, स्पेसिफिकली जब से यूएस टैरिफ्स आए तो हमारे एक्सपोर्ट्स घटने ही थे, क्योंकि यूएस का अच्छा खासा एक बड़ा प्रोपोर्शन है जो इंडिया के ट्रेड का पार्ट है ना? तो हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, हुआ करता था, मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स, जो अब तो खैर नहीं रहा। तो मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, ये 11.5% ऑलमोस्ट 12% गिरा है टू $34.38 बिलियन डॉलर्स, 11 महीने के लो पर आ चुका है। और जो गुड्स इंपोर्ट है, ये बढ़ा है कितना, 16.66%, ऑल टाइम हाई पर आ चुका है 76.06 बिलियन डॉलर्स के। अब बात करें यूएस के एक्सपोर्ट्स की, तो 8.6% यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस टैरिफ्स लग गए, तो उसके बाद 50% टैरिफ के बाद तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजलेस हो गए वहाँ पे, इतने महंगे। लेकिन जो दूसरे की ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे कि यूएई, नेदरलैंड्स और यूके, यहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है लेटेस्ट डेटा में। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे तो ये 26.22 बिलियन डॉलर्स रहा है अक्टूबर लास्ट ईयर में, एंड 13 मंथ हाई पे रहा है ऑफ 32.15 बिलियन इन सितंबर दिस ईयर। तो गोल्ड इंपोर्ट्स ये बढ़े हैं 199.2% ईयर ऑन ईयर टू 14.72 बिलियन डॉलर्स इन अक्टूबर, जहाँ पे पेंटअप डिमांड था, फेस्टिवल सीजन था, दिवाली एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा है। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट सेक्टर कहाँ पे है? क्या आपका पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स में है, सेक्टर्स में है, जिन पे एक्सपोर्ट्स पहले अच्छे हुआ करते थे, जिनके है ना अब बेकार हो गए हैं? तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी है, जिसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेकार ऑन ईयर ड्रॉप आया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आया है जेम्स और ज्वेलरीज़ पे तो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स अगर आप देखोगे 21% ड्रॉप आया है यहाँ पे एक्सपोर्ट में, इंजीनियरिंग गुड्स में ड्रॉप आया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी ड्रॉप देखने को हमें मिला है। तो ये तो टेम्परेरी ब्लिप हो सकता है, 5% 10% का कॉन्ट्रैक्शन एंड मैं कहूँगा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। कई-कई क्वार्टर्स फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। बट हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी और इनऑर्गेनिक केमिकल्स अगर आप देखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अगले आर्टिकल की बात करूँगा, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है। तो गवर्नमेंट ने 17 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं 7,000 करोड़ के, और ये क्लियर किया है इन्होंने ईसीएमएस स्कीम में। क्या है ये और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या प्रमोट कर रही है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रमोट करना चाहती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसका नाम ही है। इसमें 3 प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर कैमरा मॉड्यूल्स, 9 मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी प्लांट्स बोलते हैं इन्हें, और 2 यूनिट है जहाँ पे हम ऑप्टिकल रिसीवर्स बनाने वाले हैं, एंड यूनिट बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो मोबाइल फोन्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ होता है। तो इंडिया का गोल क्या है? हम ना टेक्नोलॉजिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते बहुत ज़्यादा। रॉ मटेरियल्स स्पेसिफिकली हमें इंडिया में बनाना है। अब कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी है, अगर इंडिया में मोबाइल फ़ोन बनाना चाहती है, लैपटॉप बनाना चाहती है, तो सारी चीज़ें तो उसे चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी चिप्स हैं, जितने भी ऑप्टिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्किट बोर्ड से लेके हर चीज़। हमें ये चीज़ें वी हैव टू मेक श्योर कि वो अवेलेबल हो। जैसे आप चाहते हो कि दुनिया में सारी केक बनाने वाली कंपनीज़ आपके यहाँ हैं, तो जो बेकरी खोलने के लिए जो सारे इंग्रीडिएंट्स चाहिए केक में डलने वाले, वो आपको लोकली देना पड़ेगा ना। अगर उन्हें वो यूएस से कंपनी यहाँ शिफ्ट होगी और यूएस से ही इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि वो यहाँ पे आएँगे। भले ही आप टैक्स फ्री कर दो चाहे, आप चाहे टैक्स लो या ना लो।
तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे करना चाहती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आई है और पैसा दिया जा रहा है सब्सिडीज़ की फॉर्म में और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैं कहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इनकी टू सो दैट दे आर एबल टू एस्टैब्लिश सच काइंड ऑफ कंपनीज़ या रिस्क लें, शुरू करें और ये आगे लेकर जाएँ। तो यहाँ पे मेजर प्लेयर्स कौन-कौन से हैं? तो इसमें होम ग्रोन कंपनीज़ हैं, जैसे एक्वस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जाबिल सर्किट इंडिया है, ज़ेटवर्क्स की सब्सिडीज़ हैं, ज़ेड फैब इंडिया और ज़ेडकेम सप्लाई चेन सर्विसेज़, उनो मिंडा हो गया, राइट? तो ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिनको ये नॉड मिला है, गवर्नमेंट नॉड मिला है। गवर्नमेंट ने फोकस रखा है काफ़ी नैरो यहाँ पे और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स रखे हैं रादर देन कवरिंग ऑल द पार्ट्स। तो ये डेलिबरेट टैक्टिक है यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का कहना है, इनका कहना है कि हम सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे पहले उसके लिए हम लोग सब्सिडीज़ रिलीज़ करेंगे, इंसेंटिव देंगे और उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सब्सिडीज़ है और प्रमोशंस हैं। वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, एक तो रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, जो प्रमोटर है और जो भी मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है ना? प्रॉफ़िट अच्छा रहता है क्योंकि आप जो लो कॉस्ट पे दे रहे हो या कॉस्ट जो भी आपका आ रहा है, उसमें सब्सिडीज़ भी आपको बेनिफिट दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। बट यू हैव टू सी कि जब ये सब्सिडीज़ हट जाएँगी आगे जाके तो ये कंपनीज़ अच्छा प्रॉफ़िट कर पाएँ। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी ना आ जाए, ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसी की वजह से सिर्फ़ प्रॉफ़िट हो पा रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल्स अचीव करना चाहते हैं जो कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो इनका कहना है चाहे कुछ भी कॉस्ट हो, चाहे कितना ही एफ़र्ट लगे जितना भी मेहनत की ज़रूरत हो वो हम लगाएँगे, हम करेंगे एंड ये नॉन नेगोशिएबल है हमारे लिए एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बने व्हेन इट कम्स टू वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इस टाइम पे। अगले आर्टिकल की बात करूँगा। काफ़ी अच्छे इनसाइट्स आपको मिल गए हैं पिछले आर्टिकल में व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर के फ्यूचर के बारे में। अब बात कर रहा हूँ सैमसंग की। सैमसंग ने अपने चिप प्राइसेज़ को 60% से इंक्रीज़ कर दिया है ड्यू टू शॉर्टेज। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस महीने रेज़ किए हैं सर्टेन मेमोरी चिप्स के प्राइसेज़ जो अब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में है ड्यू टू ग्लोबल रेस। जो ग्लोबल रेस चल रहा है कि वो एआई डेटा सेंटर्स बनाना चाहती हैं कंपनीज़, तो इसकी वजह से 60% इन्होंने प्राइस को बढ़ाया है। और जो प्राइस हाइक है वो फॉलो करता है डिसीजन बाय सैमसंग जो दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप मेकर है और ये डिले किया है इन्होंने फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ प्राइसिंग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इन अक्टूबर। तो जो सोअरिंग प्राइसेज़ हैं इस मेमोरी चिप के लिए ये ज़्यादातर सर्वर्स में यूज़ होते हैं। तो जितने भी सर्वर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पे यूज़ होंगे एंड ये स्ट्रेस ऐड करेंगे बड़ी कंपनीज़ के लिए जो यहाँ पे डेटा सेंटर्स बिल्ड करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंक्रीज़ किया है कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स अगर आप देख लो, कंप्यूटर्स जिसमें ये यूज़ होते हैं। तो साउथ कोरियन फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 32 गीगाबाइट डीडीआर5 मेमोरी चिप मॉड्यूल ये जम करके हो चुका है $239 नवंबर में जो पहले 149 था सिर्फ। डीडीआर मेमोरी चिप्स जो हैं ये सर्वर्स में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स में और दूसरे डिवाइसेज़ में। एंड ये असिस्ट करते हैं कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बाय टेम्परेरी स्टोरिंग डेटा। इसे हम लोग रैम कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सैमसंग ने लिफ्ट किए हैं प्राइसेस ऑफ 16 जीबी डीडीआर5 एंड 128 जीबी डीडीआर5 चिप्स बाय अबाउट 50% टू $135 एंड $1194 रिस्पेक्टिवली। सो जो प्राइसेस हैं 64 जीबी डीडीआर5, 96 जीबी डीडीआर5 ये भी काफ़ी बढ़ गए हैं, 30% तक ये भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। और प्राइस कन्फर्म किए गए हैं दूसरे सोर्सेज़ के द्वारा। तो आप समझ रहे हैं कि कितना डोमिनेंस यहाँ पे कुछ कंपनीज़ का है, कुछ कंट्रीज़ का है मेमोरी चिप्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, मॉड्यूल्स पे। तो इसीलिए इंडिया इतना फ़ोकस कर रहा है कि हम जल्द से जल्द बेसिक चीज़ें एटलीस्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएँ। और आखिरी आर्टिकल है चाइनीज़ स्टील के बारे में। चाइनीज़ स्टील इंडिया में इल्लीगली एंटर कर रहा है थ्रू नेपाल। तो इल्लीगली कैसे हो रहा है ये और क्यों हो रहा है? तो चाइनीज़ स्टील इंडिया में नेपाल के थ्रू किया जा रहा है मैं कहूँगा स्मगल एंड यूजिंग फ़ॉर्ज्ड मैन्युफैक्चरर क्रेडेंशियल्स। फ़ॉर्ज्ड मैन्युफैक्चरर क्रेडेंशियल है यहाँ पे एंड इन क्वांटिटीज़ दैट नेपाल कैन नॉट प्रोड्यूस। नेपाल तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता इतना स्टील जिस क्वांटिटी में ये काम हो रहा है। एंड प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है मिनिस्ट्री के आफ्टर इट रिसीव कंप्लेंट्स कि स्टील जो है ये इंपोर्ट किया जा रहा है अंडर द नेम ऑफ चाइनीज़ लाइसेंस होल्डर जो एक्चुअली सप्लाई नहीं कर रहा है कंसाइनमेंट्स। जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं वो दिखा रही हैं कि स्टील एक्सपोर्ट हुआ था टू इंडिया वाया नेपाल इन क्वांटिटीज़ और ग्रेड्स जो नेपाल के पास है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं है उनकी ऐसी। तो ये इंडिकेट करता है कि मटेरियल का ओरिजिनेशन चाइना है
एंड इसे रूट किया जा रहा है नेपाल के थ्रू। और मैटर जो है अब ये एस्केलेट किया गया है एंड द मिनिस्ट्री है उन्होंने लिखा है कस्टम्स ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स को एंड डीआरआई को, रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, कि इन्वेस्टिगेट करे। एंड कहीं न कहीं इंडियन स्टील मेकर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, बैक स्टोरी, बिकॉज़ बहुत बड़ी इश्यू थी एक, और वो इश्यू थी बहुत ज़्यादा स्टील डंप होना इंडिया में। स्टील की सप्लाई इतनी बढ़ गई थी जिसकी वज़ह से प्राइसेज़ ड्रॉप हो रहे थे। अब सोचो आप स्टील बनाते हो, आप कितने भी दाम पे बनाओ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टील का जो प्राइस है वो डिसाइड करता है मार्केट फ़ोर्स, सप्लाई एंड डिमांड। अब क्या हो रहा है, डिमांड अच्छी है इंडिया में, ग्रोथ बढ़िया है, बट जो सप्लाई है बहुत तेज़ी से बढ़ गई है इंडिया में, बिकॉज़ चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ ये स्टील इंडिया में डंप होने लग गए। अब जब ये इंडिया में डंप होने लगे, तो हमारे जो स्टील मेकर्स हैं, ऑफ कोर्स वो भी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेस सप्लाई आ गई और स्टील प्राइसेज़ एकदम से ड्रॉप हो गए। अब ये चीज़ हमारे इंडस्ट्री स्टील मेकर्स जो हैं, उनको नहीं बिल्कुल भी पसंद आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया फाइनली इस पे। तो आप देखोगे तो स्टील सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है इस न्यूज़ के आने के बाद। बट अब आप देखोगे तो चाइनीज़ कंपनीज़ इल्लीगली काफ़ी सारा स्टील इंडिया में डंप करने की कोशिश कर रही हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे जो ओवरऑल जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कॉस्ट हैं, जो इंडिया को बेयर करने पड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है अभी यूरोपियन यूनियन के साथ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म सीबीएम के ऊपर, एंड ये अफ़ेक्ट कर सकता है इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट्स को भी। इनका कहना है कि इंडिया ने कन्वे किया है कि जो सीबीएम है, इट मस्ट टेक इंटू अकाउंट कार्बन कॉस्ट जो ऑलरेडी इंडियन मैन्युफैक्चरर बोर कर रहे हैं, ठीक है? जो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता बाय ईयू एट प्रेज़ेंट। तो जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्बन कॉस्ट इंडियन कंपनीज़ पे करती है, इट शुड बी काउंटेड, ठीक है? इंडिया सिंपल तरीके से कह रहा है ये चीज़, एंड अभी ये रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता ईयू के द्वारा। तो ये कॉस्ट ये इंक्लूड करते हैं फोर्टकमिंग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सीसीटीएस बोलते हैं इसे, और रेंज ऑफ डोमेस्टिक लेवीज़ भी हैं, मतलब टैक्सेस। अब होता क्या है, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, रिलेटेबल है। एक कार लो 3000 सीसी की, 2000 सीसी की, जो बड़ी हो, 5 मीटर की कार है, एसयूवी है, उस पे टैक्स ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अ कार जैसे कि ऑल्टो या फिर छोटी कार कम सीसी की। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ना आपसे कार्बन टैक्स भी ले रही है, कंपनी पे कार्बन टैक्स भी लगा रही है। क्या है ये कार्बन टैक्स? बेसिकली होता ये है कि आप अगर ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हो एनवायरनमेंट में, तो आपके ऊपर ज़्यादा पनिशमेंट लगनी चाहिए, फाइनेंशियल पनिशमेंट्स, मॉनेटरी पनिशमेंट्स, और ये होता है कार्बन टैक्स, ठीक है? तो वैसे ही स्टील कंपनीज़ और दूसरी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, माइनिंग कंपनीज़, इनके ऊपर भी लगता है। और यूरोप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट और इन चीज़ों को लेकर के यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, तो हमें कहीं न कहीं इसे इग्नोर करना होगा। यूरोप ने भी इसे इग्नोर किया है। आप अगर देखेंगे 100 साल पहले जब यूरोप ग्रो कर रहा था, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन लेवल्स बहुत एक्सट्रीम होते थे, डिफॉरेस्टेशन बहुत होता था। बट अगर आप देखोगे कोल का यूसेज बहुत ज़्यादा होता था। अब वो कोल नहीं चाहते वहाँ पे, वो वहाँ पे माइनिंग नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें नहीं चाहते जिससे डिफॉरेस्टेशन हो या पॉल्यूशन हो। दे आर वेरी मतलब कॉन्संट्रेटेड, वेरी फोकस्ड ऑन वन थिंग कि वी डोंट वांट टू हर्ट द एनवायरनमेंट, वी डोंट वांट टू हर्ट एयर, वाटर, इन चीज़ों को बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करना है। सो ये एक चीज़ ऐसी है जो काफ़ी परेशान कर सकती है हमारे स्टील मेकर्स को भी। अगर इस तरीके से इल्लीगली स्टील आता है इंडिया में, ओवर सप्लाई क्रिएट होता है, एक्सपोर्ट्स में भी हमें प्रॉब्लम होगा। और आखिरी आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करना, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। 15 नो टू येस वोट्स, कैफे रिलीफ फॉर स्मॉल कार लीव्स इंडस्ट्री डिवाइडेड। अगर कार्स का शौक है, बाइक्स का शौक है आपको, तो पॉलिसीज़ आप पढ़ते रहते होंगे हमेशा कि क्या होता है। तो अब एक वोटिंग हुई, ठीक है? कैफे रिलीफ के बारे में, सीएएफई क्या है ये? अब मैं बताता हूँ। मर्सिडीज़ बेंज ने इसमें न्यूट्रल वोट किया। टोयोटा ने कहा फॉर कंसेंसस, एंड मारुति सुजुकी एंड रेनॉल्ट इन्होंने कहा येस। तो किस चीज़ के ऊपर वोटिंग हुई है यहाँ पे? अब वोट इस चीज़ पे हुई है, आप ध्यान से सुनो। एक प्रपोज़ल था जहाँ पे अलाउ किया जाना था वेट बेस्ड एग्ज़म्पशन, मतलब कार के वेट के बेसिस पे उसे थोड़ी-सी छूट मिल जाए। स्मॉल कार्स के लिए स्पेसिफिकली अंडर कैफे एमिशन नॉर्म्स। ये एमिशन नॉर्म्स मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब फाइनल वोट हुआ जिसमें 19 कार मेकर्स का कंसेंट लिया गया, ठीक है? एंड ये सबमिट किया गया जहाँ पे मिक्स्ड व्यूज़ आए। तो कैफे फ्रेमवर्क क्या करता है, मैं आपको बता दूँ, कैफ़े फ्रेमवर्क यहाँ पे एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टारगेट सेट करता है, कार्बन एमिशन, इतना ही आप याद रखो टारगेट। अब इसे मेज़र कैसे किया जाता है? ग्राम पर किलोमीटर में आपकी कार कितना कार्बन प्रोड्यूस करती है पर किलोमीटर, ठीक है? ग्राम पर किलोमीटर। हर एक ऑटोमेकर की अलग-अलग कार्स हैं, जैसे महिंद्रा के पास सारी एसयूवीज़ हैं, मारुति की मैक्सिमम कार ही छोटी कार है। तो अब
कंपनीज़ अगर ये टारगेट मीट नहीं कर पाती जो उनके कार के लिए है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उनके ऊपर लगाएगा हेफ़्टी पेनल्टी। अब बी ने ड्राफ्ट इश्यू किया है कैफ़े 3 के लिए और कैफ़े फ़ो 4 नॉर्म्स के लिए, जो अप्रैल 2027 से एक्टिव होना है और 10 साल तक रहेगा ये। और इसमें इन्होंने वेट बेस्ड इंट्रोडक्शन कोई एग्ज़म्पशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी स्मॉल कार्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। और कहा गया था कि अगर कोई कार 909 केजी तक की है और इंजन कैपेसिटी भी 1200 सीसी से कम है, 4 मीटर से इसकी लेंथ भी कम है, तो इसको एडिशनल 3 ग्राम पर किलोमीटर का डिडक्शन मिल जाना चाहिए। अगर इनका जो टोटल डिक्लेयर कार्बन एमिशन है, उसमें 3 ग्राम पर किलोमीटर की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है? अब इसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत डिवाइड हो गई, ठीक है? मीटिंग में सीईओज़ जो थे 19 ऑटोमेकर्स के, उनको फाइनल वोट देने को कहा, तो वो आधे से ज़्यादा इसके अगेंस्ट थे। क्योंकि कंपनी ज़्यादातर अगर आप देखोगे छोटी गाड़ियाँ बना ही नहीं रही है। मैक्सिमम कंपनी जो छोटी कार से पैसा कमाती है, वो 2 ही हैं, रेनॉल्ट एंड मारुति सुजुकी। hyundai के पास भी छोटी कार्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बिकती। आप देखो क्रेटा इज़ द बेस्ट सेलिंग कार hyundai के पास जो है। तो दे वर आल्सो नॉट वेरी फोकस्ड ऑन दिस। तो ये एक प्रॉपर म यहाँ पे वोटिंग हुआ एंड कहीं न कहीं यहाँ पे आप देखो एकदम से आपको नो देखने को मिल रहा है। बीएमडब्ल्यू, फिएट, फोर्स, होंडा, Hyundai, Isuzu, Jaguar Land Rover, JSW, MG, Kia, Mahindra एंड Mahindra, Nissan मोटर्स सब नो बोल रहे हैं। स्कोडा, स्टेलांटिस, टाटा मोटर्स, वोल्वो, सिर्फ मारुति सुजुकी ने येस कहा है, रेनॉल्ट ने येस कहा है, मर्सिडीज बेंज न्यूट्रल रहा है एंड टोयोटा ने कहा है फॉर कंसेंसस। तो सीईओज़ जो थे सबको फाइनल वोट देने को कहा गया एंड इस तरीके से इन्होंने ये फाइनल वोट दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो था मैं कहूँगा एक सुपर क्रेडिट, ठीक है? जो वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर डिसाइड हुआ 1.5 फ्लेक्स फ्यूल के लिए, 2.5 डिसाइड हुआ है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए, जो कम एमिशन प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड था कि क्या ये सपोर्ट करेंगे जो प्रपोज़ल है टू अलाउइंग पूलिंग ऑफ 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज़ टू मीट देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जैसे एक कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है कार्बन एमिशन, एक कम कर रही है, तो दोनों पूल कर लें, कि दोनों मिला करके सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। थर्ड जो था कि एग्री करते हैं या नहीं, जो 3 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन एमिशन का रिडक्शन मिलेगा वेट बेस्ड मतलब 909 केजी से कम की कार्स पे। तो उस इन तीनों चीज़ों पे अभी वोटिंग हुई थी। तो कोई भी फ्यूल ब्लेंड जहाँ पे एटलीस्ट 85% एथेनॉल यूज़ हुआ है, उसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। तो क्या इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल भी आ सकता है आगे जाके? ये भी हमें देखना होगा, जहाँ 85% एथेनॉल होगा। और जो ये वीडीएफ मैंने आपको बताया, एक मल्टीप्लायर है जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर की फ्लीट एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे लो एमिशन व्हीकल्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गई, जो जिसमें इलेक्ट्रिक प्लस इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इसे मोर देन 1 व्हीकल काउंट किया जाए। तो इससे क्या होता है, जो एवरेज एमिशन है ऑन पेपर कम आ जाता है, कंप्लायंस ईज़ी हो जाती है। तो सबने येस किया वोट पहले 2 पे एंड जो थर्ड क्वेश्चन था, उस पे 15 कंपनीज़ अगर आप देखोगे इन्होंने वोट किया है नो। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए क्योंकि आपको ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट करेगी, जो आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं फ्यूल्स में आके। कार्स के जो आपके प्राइसेज़ हैं, उस पे भी आपको कहीं न कहीं बेटर अब मारुति चाहेगी कि जो सस्ती कारें हैं, वो और सस्ती हो जाए थोड़ी-सी, है ना? तो क्योंकि उसका यूएसपी ये है कि वो बहुत सस्ता है, तो वो चीज़ अब होते हुए हमें नहीं दिखने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखें कि आपको स्टॉक बॉक्स मीडिया चैनल को फ़ॉलो करना है अगर आप न्यूज़पेपर की वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।